Assalamu alaikum. Today we are going to start paper 4 October November 2025. Before start of the paper, I just want to give you a few insight. पहले नंबर पे आप जब कभी भी नाम लिखते हो ट्राई योर लेवल बेस्ट नाम या तो प्रॉपर लिखें. आल दो के एग्जामिनर यहाँ पे हमें कह रहा है कि जी इफ इट इज मिस स्पेल, वैसे अवॉइड करना है, इफ इट इज मिस स्पेल तब भी आपको क्रेडिट गिवन होता है. लेकिन अगर फार्मूला रॉन्ग हो, लाइक बैरियम नाइट्रेट, बैरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बैरियम नाइट्रेट का एक्चुअल फार्मूला होगा BeNO3 twice, या पोटाशियम सल्फेट या बेरियम कार्बोनेट. इफ यू आर राइटिंग द रॉन्ग फार्मूला देन देयर विल बी नो क्रेडिट. एक तो इस चीज का ख्याल करना है. सेकेंडली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, तो एग्जामिनर कह रहे हैं जी कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप डेफिनेशन लिख रहे हो दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आउटलाइन. इस पेपर में ये इसने कुछ हमें पॉइंट्स बताए हुए हैं. It was clear many candidates have the idea about the definition but could not recall as given in the syllabus outline. Definitions को syllabus के मुताबिक लाजमी देखिएगा. नेमिंग जब हम कर रही होती हैं, IUPAC सिस्टम आपको पता होना चाहिए. मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन हो. अच्छा, एक चीज और, ये हमारे पास एक मोल का क्वेश्चन था, 2 स्कोर का क्वेश्चन था. MR यहाँ पे था आपके पास जी. इफ somehow you calculated the MR in the wrong way, तो ECF आपके पास है. लेकिन अगर आपने MR की कैलकुलेशन ही नहीं दिखाई, then you will not be able to get the second score. इसकी स्क्रीनशॉट लेके से पढ़ लीजिएगा, that will be very helpful for you. और सेम इज द केस ओवर हियर एज वेल. यहाँ पे वो पूरी की पूरी डिटेल गिवन है कि MR जो है बैरियम क्लोराइड का वो 208 है, बट अगर किसी ने कैलकुलेशन 172.5 के साथ भी की, यहाँ पे स्कोर आया बट आगे ECF. लेकिन अगर किसी ने वर्किंग शो नहीं की तो दे विल लूज द स्कोर. एनीहाउ, हम आ जाते हैं पेपर की तरफ. पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहा है कंप्लीट द टेबल. पार्टिकल सेपरेशन, पार्टिकल अरेंजमेंट एंड पार्टिकल मोशन. सेपरेशन से मुराद होता है कि आइदर पार्टिकल आर टचिंग ईच अदर और दे आर अपार्ट नॉट टचिंग ईच अदर. कोई ऐसे राइटिंग नहीं लिखनी, सिंपल वन वर्ड. टोटल आपके पास यहां पे आप देख सकते हो 6 ब्लैंक स्पेसेस हैं 3 स्कोर के लिए. तो लिक्विड में एवरी वन ऑफ यू हैव आइडिया द पार्टिकल आर टचिंग, एंड गैसेस में द पार्टिकल आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. नो नीड टू राइट एनी ऐसे. पार्टिकल अरेंजमेंट से मुराद है कि इज इट अरेंजमेंट रेगुलर, यूनिफॉर्म और इट इज रैंडम. तो आपको पता है सॉलिड में जो हमारे पास होती है दैट इज यूनिफॉर्म, रेगुलर भी आप कह सकते हो. इन लिक्विड हमारे पास होती है रैंडम. अच्छा, पार्टिकल्स मोशन, अगेन क्या वो वाइब्रेट कर रही हैं, कोई रैंडम मोशन हो रही है. सॉलिड है तो सॉलिड में आपको पता है कि पार्टिकल दे नेवर चेंज देयर पोजीशन, दे जस्ट वाइब्रेट एट देयर पॉइंट एज वेल. जबकि लिक्विड में जो हमारे पास मोशन होती है दैट इज रैंडम एज वेल. अवॉइड राइटिंग द एसेस ओवर हियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल. अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं. दिस इज आल्सो वेरी इजी एज वेल. सब्सटेंस कैन फिजिकली चेंज, नेम ईच फिजिकल चेंज. सॉलिड टू लिक्विड, आप सबको पता है जी कि सॉलिड से लिक्विड जो होता है हमारे पास दैट इज नोन एज मेल्टिंग. गैस टू लिक्विड, ये भी आप सबको पता है, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. अच्छा, एज पर एग्जामिनर सॉलिड टू एक्वस में बच्चे जो है वो रैंडम आंसर लिख रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम था. इट्स वेरी सिंपल, दिस फिजिकल चेंज इज नोन एज डिसॉल्विंग. डिसॉल्विंग. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी गैस डिफ्यूजेस. डिस्क्राइब द टर्म ऑफ पार्टिकल वाई गैसेस डिफ्यूजेस. आप सबको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन मोशन, दे आर हैविंग मूवमेंट. तो आप यहां पे लिख सकते हो मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. अच्छा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए हम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि हम जल्दी से इसे करते जाएं. स्टेट व्हाट डिटरमिन्स द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन. आपको पता है रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के ऊपर. तो यू कैन राइट ओवर हियर
MRB आप डायरेक्ट लिख सकते हो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहां पे अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गैशियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर आर पोल्यूटेंट। वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज एसिड रेन। ये मोस्ट कॉमन है जो हमें एग्जामिनर दे रहा है। अच्छा, अगर आप चाहें, आई एम श्योर आप लोगों ने सिलेबस लाजमी देखा होगा, आई पर्सनली सजेस्ट कि सिलेबस लाजमी देखिएगा। ये हमारे पास सिलेबस आउटलाइन में 10.3.3 ई पार्ट है, वहां पे आपने गौर से देखना, हमने कोई रैंडम ये इस तरह की नहीं देखनी। टू अदर एडवर्स इफेक्ट, याद रखिएगा, एग्जामिनर टू अदर ये बोल्ड करके भी लिखा हुआ है, एसिड रेन उसने ऑलरेडी बता दिया है। तो व्हाट आर द टू अदर? वन ऑफ देम इज फोटोकेमिकल स्मोक। आपको पता है ना, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलते हैं एंड दे चेंज इनटू द फोटोकेमिकल स्मॉग्स एज वेल। पेन, ये सारी बहुत सारी चीजें आपके पास डिटेल में, अभी राइट में हम पेपर कर रहे हैं तो मैं सिर्फ टू द पॉइंट रहता हूं। नेक्स्ट बेटा, आपके पास इनका जो इफेक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी इफेक्ट होता है, आपके पास ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है जी। ये अगर आप सिलेबस आउटलाइन चेक करेंगे तो यही 3 इफेक्ट हमें एग्जामिनर ने दिए हुए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 3 की तरफ आ जाती हैं। ये चीज हमने यहां पे डिस्कस की। नेक्स्ट आ जाते हैं इन कैटालिटिक कन्वर्टर। यहां पे एग्जामिनर में कह रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिमूव बाय द रिएक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस produced by incomplete combustion of hydrocarbon, 2 non-toxic gases are formed in this reaction। पहले नंबर पे वो कह रहा है नेम टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, उसने गैसियस सब्सटेंस की बात की, इनकम्प्लीट कंबस्टन पे ब्लैक कार्बन भी बनता है, बट दैट इज नोन एज सूट, दैट इज सॉलिड। इनकम्प्लीट कंबस्टन पे सेकंड जो चीज होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज गैसियस आपके पास। अब आपको याद होगा कि हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, लेट्स से अगर आप यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हो, इट इज रिएक्टिंग विथ 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस। यहां पे मैं कंडीशन ही लिख रहा, कैटलिस्ट प्लस हीट वेरा रिक्वायर्ड होता है, इट चेंज इनटू नाइट्रोजन गैसियस प्लस 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्या पता यही आपसे एग्जामिनर पूछ ले। तो 2 टॉक्सिक गैसेस में वन ऑफ देम इज नाइट्रोजन गैस जो आपके पास नॉन टॉक्सिक, द अदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पहला क्वेश्चन था विच वाज वेरी वेरी सिंपल आपके पास जी। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, टाइम कम है हमारे पास। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। याद होना चाहिए ब्लास्ट फर्नेस आप लोगों को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्लास्ट फर्नेस बहुत ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। द आयरन कंपाउंड मेन और आपके पास ब्लास्ट फर्नेस इज आयरन 3 ऑक्साइड। नेम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, अब जब हम नेम की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास होता है हेमाटाइट, दिस इज द मेन और आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्टेट ऑफ द मेन सोर्स ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड इन द ब्लास्ट फर्नेस। अब याद रखिएगा, एग्जामिनर स्पेसिफिकली हमें कह रहा है मेन सोर्स ऑफ हीट। नो डाउट हॉट एयर सप्लाई की जाती है, बट दैट इज नॉट द मेन सोर्स। हॉट एयर कार्बन या कोक के साथ कंबस्ट होती है, तो याद रखिएगा बर्निंग और कंबस्टन ऑफ कोक और कार्बन लाजमी लिखना है। बर्निंग, और बाज बच्चे पता क्या करते हैं, बाज बच्चे हॉट एयर को ही समझ लेते हैं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। कंबस्टन ऑफ कार्बन जो कि हम ऐड कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोक एज वेल। ये बेटा अगर आप चाहें तो आप अपना सिलेबस आउटलाइन भी चेक कर सकते हैं। एग्जामिनर ने हमारे पास यूनिट 9.6.2 के अंदर यही इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि मेन सोर्स हमारे पास क्या होता है। तो ये मैं साथ साथ में रेफरेंस इसलिए बता रहा हूं, अभी आपके और भी पेपर्स हैं, इफ यू लर्न द स्किल के सिलेबस की डिमांड क्या है, देन इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू। नेम द गैसियस रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस। एक ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस, यू कैन राइट द नेम एज वेल, कार्बन मोनोऑक्साइड।
एग्जामिनर कह रहा है स्टेट सिंबल फॉर इक्वेशन फॉर रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने बताया। तो अब देखें Fe2O3, वैसे ये सॉलिड होता है, रिएक्टिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। एक चीज का ख्याल करना है, हमने 3 ऑक्सीजन रिमूव करनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ऑक्सीजन रिमूव करता है, तो यहां पे बैलेंस लाजमी करना है। 2 स्कोर का क्वेश्चन है, 1 स्कोर बैलेंसिंग का है। इट इज चेंजिंग इनटू 2 मोल ऑफ Fe। कैसे? ये Fe2 है, प्लस आपके पास तीनों ऑक्सीजन रिमूव होंगे, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आपने लाजमी ख्याल करना है। स्टेट द मेन इंप्योरिटी, यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहा है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। आपको पता है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। स्टेट टू सिंबल इक्वेशन टू शो द रोल ऑफ लाइमस्टोन रिमूविंग दिस सिलिकॉन। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये बाजों का स्पेशली आईजीसीएसई के पेपर में एग्जामिनर टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पूछ रहा होता है। ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो मैं यहां पे पहले नंबर पे रिएक्शन लिख रहा हूं, ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जो होता है, आप इसे हीट करते हो, इट चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। नोट कर लें, क्या पता कल के पेपर में आ जाए जी। अब ये आपके पास ये रिडॉक्स था, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड, it react with silicon dioxide, it change into calcium silicate। इसे हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। ये बेस है, ये एसिड है। ये मैं आपकी ईज के लिए लिख देता हूं। ये हमारे पास है रिडॉक्स, ये हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि हमने सिर्फ ये तो नहीं है कि मार्किंग स्कीम लिखनी है, हमने सब्जेक्ट लर्न करना है। ये हमारे पास है एसिड बेस। इस तरह की चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, सो बी केयरफुल विद दीज थिंग्स एज वेल। अब यहां पे नेक्स्ट पार्ट, एग्जामिनर हमें 4 डिफरेंट आइसोटोप्स बता रहा है, आयरन 54, 56, 57, 58। यहां पे वो कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई ए बी सी आर आइसोटोप्स ऑफ आयरन 2 स्कोर। अब आप 2 स्कोर के लिए आपने ये आइसोटोप की डेफिनेशन बतानी है। ये जितने भी ए बी सी डी हैं, they all are atoms of iron। तो आइसोटोप की डेफिनेशन में atoms of same element having same number of proton but different number of neutron। तो यही डेफिनेशन हम यहां पे लिख देते हैं जी, atoms of same element having, अच्छा आप प्रोटॉन नंबर भी लिख सकते हो, same number of protons but different number of neutrons। अब हम यहां पे नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि आयरन कैन फॉर्म 2 डिफरेंट, ये आपके पास आयंस हैं आयरन 2 एंड आयरन 3। कंप्लीट द टेबल आपके पास जी। अच्छा, पहले नंबर पे यह है कि प्रोटॉन नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो प्रोटॉन नंबर हमारे पास अनचेंज रहेगा। पीरियोडिक टेबल से आपने देखना है, रटन ही लगाना। आयरन का प्रोटॉन नंबर होता है 26। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? 54 में से 26 माइनस करेंगे, इट विल बी 28। 58 में से 26 माइनस करेंगे, दैट विल बी 32। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चार्ज इज 2 पॉजिटिव, मीन इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो 26 में से 2 गए, ये आपके पास 24, और 26 में से 3 पॉजिटिव मीन लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 23। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं जी कि डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव आयन। अब देखिए, ये मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि बेटा आप लोग जो है ना, टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन को बाज़ वक़्त मेमोराइज नहीं करते। यू अज्यूम दैट कि सर एटीपी में एंड में गिवन होता है, लेकिन एमसीक्यूज के पेपर में एज वेल एज इन थ्योरी के पेपर में जब एग्जामिनर पूछता है तो बच्चे स्टक हो जाते हैं। इसको लाजमी आपने देखना है, लाजमी देखना है। सिलेबस आउटलाइन है 6.4.11, ये सिलेबस आउटलाइन है।
अच्छा, अब यहां पे आप एक्वस अमोनिया भी यूज कर सकते हो, किसी भी मेटल आयन को जब हम टेस्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। लेट से हम यहां पे यूज कर लेते हैं टेस्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। अच्छा, अब एक चीज का ख्याल करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयरन 2 पॉजिटिव एज वेल एज क्रोमियम 3 पॉजिटिव के साथ ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आपने कंप्लीट लिखना है कि प्रेसिपिटेट जो है वो एक्सेस में क्या होंगे। तो यहां पे आप लिखोगे ग्रीन प्रेसिपिटेट, पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट, सिर्फ ग्रीन प्रेसिपिटेट नहीं लिखना, insoluble in excess of सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। अच्छा, आपको मैं एक और मजे की चीज बताता हूं, ये जो हमारे पास प्रेसिपिटेट होते हैं ये नियर द सरफेस, जो बिल्कुल टेस्ट ट्यूब की टॉप साइड होती है, ये यहां पे आपके पास ये एयर के साथ कांटेक्ट में होते हैं, ये वाला, और इट स्टार्ट टर्निंग ब्राउन एज वेल, क्योंकि ये आयरन 2 से आयरन 3 में ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रेसिपिटेट टर्न्स ब्राउन नियर सरफेस ऑन स्टैंडिंग। ये बेसिकली व्हाई आई एम गिविंग यू सो मच डिटेल, ताकि आपको इन फ्यूचर एटीपी का भी आपका पेपर है, बाकी भी हैं, तो किसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। यू मस्ट डू द बेस्ट। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जल्दी नहीं करनी। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स नॉट ऑक्सीडेशन। बाज़ औक़ात बच्चे जल्दी में ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। कितने स्कोर का क्वेश्चन है? 2 स्कोर का क्वेश्चन है। तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अ सब्सटेंस, एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस, और खुद क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, एंड इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड। 2 स्कोर हैं, दोनों पॉइंट आपने लिखनी है। पहला पॉइंट लिखना है कि इट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस, सेकंड स्कोर आपने लिखना है कि इट सेल्फ रिड्यूस, तब जाके आपको 2 स्कोर पूरे के पूरे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्जन ऑफ आयरन 2 टू आयरन 3 डिस्क्राइब एज ऑक्सीडेशन। आपको पता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग आइल आप लोग पढ़ते हो, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, तो आयरन 2 से आयरन 3 लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। लॉस, अच्छा 1 आप लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, यू कैन जस्ट राइट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट बेटा आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्जन ऑफ आयरन 2 टू आयरन 3 इज पोटाशियम पर मैंगनेट। आपके पास स्टेट 1 कंडीशन, तो ये आप सबको पता है, वी ऑलवेज यूज एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैंगनेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ये एसिडिफाइड होते हैं। वी आर यूजिंग एसिडिफाइड, इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं they are acidified. Iodide ion reduce iron 3 आपके पास to iron 2, suggest the identity of other product form। अब देखिए गौर से पढ़िएगा, एग्जामिनर कह रहा है iodide ion reduces iron 3 to iron 2, इसका मतलब है कि iodide ion is acting as a reducing agent। अगर ये reducing agent के तौर पर एक्ट कर रहा है तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आयोडीन I2 बन जाएगा। यू कैन राइट ओवर हियर आयोडीन। जैसे ये एक्वस सोल्यूशन होता है, आपको पता भी होगा कि हमारे पास दिस इज वन ऑफ द गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
पूरे की स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन मिलकर देखते हैं जी। अ स्टूडेंट प्रिपेयर द सैंपल ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, प्रेसिपिटेशन मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट लाजमी देखिएगा, थैंक मी लेटर। यहां पे हम कह रहे हैं अ स्टूडेंट एडेड सोडियम सल्फेट टू द एक्वस बैरियम क्लोराइड। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं द स्टूडेंट कैरीज आउट द फॉलोइंग स्टेप, वो स्टेप्स हमें बता रहा है। डिजॉल्व 0.10 mole of barium chloride solid into 100 cm cube of distilled water in a beaker of barium chloride. Step 1. Step 2 में वो हमें कह रहे हैं कि add an aqueous solution which contain sodium sulfate, a beaker containing barium chloride in step 1. ये बेटा आपने वो किया जी। फिर क्या किया? स्टेयर किया, मिक्सचर किया, फिल्टर किया, ड्राई सॉलिड और फिल्टर पेपर के ऊपर आपने कर लिया। पहले नंबर पे हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? कंप्लीट द सिंबल इक्वेशन इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया, स्टेट सिंबल भी आपने बताने हैं। आपको पता है प्रेसिपिटेशन मेथड इज ए मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल साल्ट। बाय द वे उसने यहां पे हमें बड़े क्लियरली बताया हुआ है इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट। आपको कोई रट्टा भी नहीं लगाना, इसका मतलब है कि बैरियम सल्फेट सॉलिड होगा। बैरियम सल्फेट क्या होगा? सॉलिड। अब यहां पे सोडियम आयन है, यहां पे क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम आर वाटर सॉल्युबल, लेकिन चूंकि 2 सोडियम है सो यू मस्ट राइट 2 एज वेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और पता है इसकी आयनिक इक्वेशन क्या बनेगी? ये आपके पास बैरियम आयन एक्वस, ये आपके पास सल्फेट आयन एक्वस। जो भी इनसॉल्युबल साल्ट होता है उसकी आयनिक इक्वेशन का रूल यही होता है, कैटाइन एक्वस प्लस एनाइन एक्वस चेंजिंग इनटू बैरियम सल्फेट सॉलिड। आयनिक इक्वेशन में फिजिकल स्टेट्स आर नॉट ऑप्शन, दे आर मैंडेटरी, दे आर कंपल्सरी। अब एग्जामिनर आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ बैरियम क्लोराइड डिसॉल्व इन स्टेप 1 2 स्कोर के लिए। मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात कर रहा था। क्या मैं बात कर रहा था? आपके पास 2 स्कोर का क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 में आपने एमआर ऑफ बैरियम क्लोराइड कैलकुलेट करना है। अब अगर किसी बच्चे ने एमआर ऑफ बैरियम क्लोराइड कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट मोल इनटू एमआर का फार्मूला, और अगर उसने एमआर गलत कैलकुलेट किया तो उसके दोनों स्कोर चले गए। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एमआर कैलकुलेशन दिखाई है, इफ आंसर इज रॉन्ग फॉर द एमआर, लेकिन उसने सेकंड स्टेप में ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग एमआर आंसर कैलकुलेट किया तो ईसीएफ का स्कोर मिलेगा। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। बैरियम का एआर होता है 137, क्लोरीन इज 35.5, देयर आर 2 क्लोरीन, ये हमारे पास आ गया 208। आपको पता है ना एमआर का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। यानी 1 मोल में इतने ग्राम प्रेजेंट होते हैं। आईजी के बाद क्वेश्चन में एग्जामिनर ये भी कहता है, डायरेक्ट एमआर देने के बजाय वो कहता है मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू 208 ग्राम। अब आप यहां पे लिखते हो मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एमआर 0.10 मल्टीप्लाई बाय 208, तो ये आपके पास आ गया 20.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी हमारे पास मोल से रिलेटेड है। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास कंसेंट्रेशन इज दिस मोल पर डीएम क्यूब, वॉल्यूम इन सीएम क्यूब। अब देखिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपने लाजमी वो करना है। वॉल्यूम वो हमसे सीएम क्यूब में पूछ रहा है। अब 1.25 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम सल्फेट आपके पास एडेड टू दिस टू प्रोड्यूस दिस मच मोल। अब देखिए आप सबको पता है हमारे पास फार्मूला ये होता है कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल ओवर कंसेंट्रेशन। अच्छा यहां पे जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये देखिएगा मोल 0.10, कंसेंट्रेशन 1.25, ये आंसर किस में है? डीएम क्यूब में। आप सीएम क्यूब में कन्वर्ट करते हो तो 0.10 डिवाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टू कन्वर्ट CM क्यूब इनटू DM क्यूब हमने लाजमी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपके पास आंसर रॉन्ग आएगा। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, योर आंसर इज 80 CM क्यूब। नेक्स्ट, अब एक और चीज मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन जो है उन्हें आपने याद करना होता है। स्टेट द कलर ऑफ सॉलिड फॉर्म इन स्टेप 2। जी क्या बना था? स्टेप 2 के अंदर बेरियम सल्फेट बन रहा है, बेरियम क्लोराइड। ये देखें आपके पास इक्वेशन भी हमने बनाई। और टेस्ट ऑफ सल्फेट अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि टेस्ट ऑफ सल्फेट में व्हेन वी ऐड बेरियम क्लोराइड और बेरियम आयन तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो आपको ये चीज यहां से पता होनी चाहिए। तो ओवर हियर यू विल राइट व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब ये देखें तीसरा स्कोर हमारे पास आ गया, आयरन 2 वाला, और यहां पे प्रेसिपिटेट, वो कैटाइन का टेस्ट था और ये आपके पास एनाइल सल्फेट का टेस्ट है। तो इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी टाइम में एक नजर लाजमी देखिएगा। द मिक्सचर इज फिल्टर्ड इन स्टेप 3। स्टेट द जनरल टर्म गिवन टू द सॉलिड लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड होता है दैट इज नोन एज रेजिड्यू। सॉलिड को हम क्या कहते हैं? रेजिड्यू, द वन विच इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। चलें जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि एक्चुअल मास ऑफ ड्राई बेरियम सल्फेट, पॉइंट टू बी नोटेड, ड्राई बेरियम सल्फेट collected in step 4 is greater than the expected mass. This is because the student should do an additional step between step 3 and step 4. अब और से देखिएगा उसने बड़ी हाईलाइट करके हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई बिटवीन स्टेप 3 एंड स्टेप 4। इधर आ जाएं, स्टेप 3 और स्टेप 4 में हो क्या रहा है? स्टेप 3 में उसने फिल्टर किया, मिक्स किया और फिल्टर किया। स्टेप 4 में ड्राई किया। पता है कौन सी चीज मिसिंग है? व्हाट इज मिसिंग? गुड, शाबाश। देखिए मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। एक मिनट, ये देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको आइडिया हो जाएगा। आपके पास ना ये कोई शरबत है, रूह अफ़ज़ा है, और यू कैन टेक एनी फिजी ड्रिंक एज वेल। आप इसमें ना पेन पेंसिल कोई भी डिप कर दें, या इवन अगर आपने किसी ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पी है, ग्लास आपने पी लिया, अब आपके पास एम्प्टी ग्लास है, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, you will feel the taste. Why you are having the taste? Because the particle are attached over here. They are giving you the taste. There are some particle over here. So exactly same thing, आपके पास जब ये solution था, इसमें जो सोडियम क्लोराइड थे वो यहां पे इस बेरियम सल्फेट के साथ अटैच हो गए। एग्जामिनर ने बाजुकात, पता है बच्चे क्या समझते हैं? बच्चे कहते हैं जी कि सर ये कंप्लीटली ड्राई नहीं था। बाजुकात बच्चे कहते हैं जी कि सर ये हमारे पास जो है वो था जी, क्या नाम है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज बिफोर ड्राइंग, बिटवीन स्टेप 3 एंड स्टेप 4, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल यहां पे रह सकते हैं। तो अब करते क्या है, हम इनको, ये जो रेजिड्यू है इसे वॉश करते हैं विद द डिस्टिल्ड वाटर। नॉर्मली वी यूज द टर्म रिंस। रिंस से क्या मुराद होता है? आप यहां पे डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत सोडियम क्लोराइड है तो वो चूंकि वाटर सॉल्युबल है, इट विल बी गिवन आउट, इट विल बी रिमूव्ड। तो बेस्ट टर्म इज रिंस, बट यू कैन राइट वॉश एज वेल। रिंस, वॉश, रेजिड्यू विद, अच्छा किसी और वाटर से नहीं करना वरना उसकी इंप्योरिटीज आ जाएंगी, डिस्टिल्ड वाटर टू रिमूव सोडियम क्लोराइड। ये तो आ गया एडिशनल स्टेप। द स्टूडेंट शुड डू एडिशनल स्टेप। ये हमारे पास एडिशनल स्टेप आ गया। नेक्स्ट वो कह रहा है एक्सप्लेन द व्हाई एक्चुअल मास कलेक्टेड इज ग्रेटर। अब पहले नंबर पे हमने एडिशनल स्टेप बता दिया, ओवर हियर वी आर हैविंग दिस एडिशनल स्टेप। अब हम बता रहे हैं कि मास क्यों ग्रेटर था, वो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारे पास रीजन क्या थी। mass of residue
is greater due to सोडियम क्लोराइड सालिड। ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल करना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या उसके चक्कर में नहीं पड़ना। डन हो गया जी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिकल, आपकी एटीपी में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू पीपल। थैंक यू, एंड दैट इज बिल्कुल मुफ्त की फेवर है विच यू कैन डू। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टेट द नेम एंड दिस मेथड ऑफ साल्ट प्रिपरेशन। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिस मेथड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन मेथड। याद रखिएगा, हम यहां पे ना सिर्फ और सिर्फ मार्किंग स्कीम डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहां पे प्रॉपरली फुल डिटेल्ड वर्किंग कर रहे हैं ताकि आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। स्टेट द नेम ऑफ डिफरेंट, गौर से देखिएगा, एग्जामिनर कह रहे हैं डिफरेंट बेरियम साल्ट दैट कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन मेथड में वी ऑलवेज यूज वाटर सॉल्युबल साल्ट एंड ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। क्या कहा मैंने आपको? ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। आसान सी चीज है, आप यहां पे बेरियम नाइट्रेट ले लें, आप नाम भी लिख सकते हो। अब वो कह रहे हैं जी कि स्टेट द साल्ट दैट कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम सल्फेट। अब याद रखिएगा, ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, दे आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। तो यहां पे आप यूज कर सकते हो पोटाशियम सल्फेट एक्वस। सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, इनके सारे के सारे साल्ट क्या होते हैं बेटा? वाटर सॉल्युबल। देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आपके पास अगर सिलेबस है तो काइंडली वहां पे एग्जामिनर ने पूरी लिस्ट दी हुई है, 7.3.2 बी पार्ट ऑफ द सिलेबस एज वेल। सॉरी, सिलेबस को लाजमी एज ए रेफरेंस यूज क्या करेंगे? बेरियम साल्ट दैट कैन बी मेड बाय दिस मेथड। तो इसका मतलब है वी नीड सम इनसॉल्युबल साल्ट। तो आप सबको पता है कि हमारे पास जितने भी कार्बोनेट होते हैं दे आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम। तो आप यहां पे बेरियम कार्बोनेट सॉलिड इनसॉल्युबल। अच्छा, मैंने यहां पे फिजिकल स्टेट लिखी है, बेशक आप फिजिकल स्टेट ना लिखें, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर हमें कह रहा है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, इथेनोइक एसिड इज ए वीक एसिड। 1 mole of each acid is added separately to 1000 cm cube, which is 1 dm cube of distilled water to form the diluted solution. All three acid are this. State the formula of common cation. अच्छा, तीनों के तीनों एसिड्स हैं। एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, तो कॉमन आपके पास जो कैटाइन होगा दैट विल बी H पॉजिटिव। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ डिसोसिएशन व्हाई। Explain in term of dissociation or ionization. Nitric acid is a strong acid, तो नाइट्रिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट। वैसे तो आप आयोनाइज भी लिखते हो, लेकिन एग्जामिनर ऑलरेडी हमें कह रहे हैं इन टर्म ऑफ डिसोसिएशन, सो यूज द टर्म डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसिड, बेशक यू कैन राइट नाइट्रिक एसिड completely dissociate. Ethanoic acid is a weak acid, तो आप यहां पे लिख सकते हो वीक एसिड। वैसे इथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ये क्या होते हैं? पार्शली डिसोसिएट। एग्जामिनर ने हमें टर्म यूज किया हुआ है कि जी आपने डिसोसिएशन की लिख लिया, इसलिए हम यहां पे डिसोसिएट ही यूज कर रहे हैं, अदरवाइज वी कैन डू एनीथिंग एल्स एज वेल। स्टेट विच ऑफ दीज थ्री डाइल्यूटेड एसिड हैज द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। याद रखिएगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी पीएच कम होगी, जितना वीक एसिड होगा उतनी पीएच ज्यादा होगी, और बेस की तो ऑब्वियसली 7 से भी ज्यादा होती है। तो हमारे पास क्या होगा? हाईएस्ट pH value ethanoic acid.
स्टेट द कलर ऑफ थाइमोलपेथलीन इन 3 एसिड। याद रखिएगा आपके पास एसिड में थाइमोलफेथलीन जो होता है ये कलरलेस होता है, बेस में ब्लू होता है, तो ये यहां पे इन तीनों में कलरलेस है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो थाइमोलफेथलीन होता है ये एक्चुअली कलर चेंज देता है 9.3 से लेकर 10.5 तक, यानी स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में ये यूज होता है। इससे नीचे ये बेटा कलरलेस होता है और अबव दिस ये हमारे पास ब्लू होता है। ये ट्रांजिशन पीएच होती है, इनमें इन दोनों के दरमियान मिक्स्ड होता है। गिव द फार्मूला ऑफ एनाइन फॉर सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएटेड आपके पास ही। अब आपको पता है ना सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया और एग्जामिनर हमसे एनाइन की बात कर रहा है, तो हमारे पास एनाइन होगा SO4 -2 एक्वस। इथेनोइक एसिड, तो आपको पता है इथेनोइक एसिड से इथेनोएट आयन आएंगे। इथेनोइक एसिड से क्या आएंगे? इथेनोएट आयन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड आ गया। नेम 2 गैसेस, 2 क्वेश्चन बोल्ड किया हुआ है, दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप सबको पता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन कैथोड पे रिड्यूस होता है, दे चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस, और आपके पास OH नेगेटिव, आप A2 के अंदर आएंगे, एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल होता है, O लेवल आई जिसे में हम OH कहते हैं, दे ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन गैसेस। तो ये हमारे पास 2 आपके पास है। नेम द साल्ट फॉर्म व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। अच्छा कोई भी मेटल जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल आयन एंड एनाइन फ्रॉम द एसिड, तो यहां पे एनाइन इथेनोएट आयन है, मेटल कैल्शियम है, तो हमारे पास आप इसे लिख सकते हो कैल्शियम इथेनोएट। अच्छा बाय द वे जो हमारे पास ऑर्गेनिक साल्ट होती हैं इसमें हम एनाइन को पहले भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल, दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस वन। तो ये बेटा आपको लाजमी पता होना चाहिए जी। चलें जी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज मेड व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज ए बेस, डिफाइन द टर्म बेस। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सिलेबस को लाजमी देखिएगा एज पर IGCSE सिलेबस आउटलाइन। मैं यहां पे बकायदा रेफरेंस भी लिख देता हूं 7.1.09, ये बेटा आप लाजमी चेक कीजिएगा यूनिट 7 के अंदर। बेस कहती हैं अ सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन, सॉरी विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, एसिड प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। OH नेगेटिव या उसके चक्कर में मत पड़े, डायरेक्ट यहां पे आप लिखोगे प्रोटॉन एक्सेप्टर। AlOH3 इज नॉट अल्कली। क्या मतलब? अल्कली कहते हैं बेस विच इज कंप्लीटली सॉल्युबल। दिस इज अ बेस, एग्जामिनर हमें कह रहा है बेस है, एक्ट एज ए बेस, लेकिन नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल, इसलिए ये बेटा अल्कली है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास व्हाट इट टेल्स अबाउट द सॉल्युबिलिटी, इट मीन इट इज इनसॉल्युबल। आपको पता नहीं, इसलिए एल्यूमिनियम आयन में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। और एल्यूमिनियम चूंकि एम्फोटेरिक है, जब आप एक्सेस में ऐड करते हो तो उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं। जिंक भी एम्फोटेरिक है, जिंक के प्रेसिपिटेट भी डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि नेम वन अदर कंपाउंड विच आपके पास कैन फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्रेट व्हेन एडेड टू एसिड। अच्छा इन मेथड्स को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस एसिड में ऐड करती हैं, टिल इन एक्सेस फिल्ट्रेशन करती हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम रिमूव कर लेते हैं, और जो फिल्ट्रेट होते हैं उसकी हम क्रिस्टलाइजेशन वगैरह कर रहे होते हैं। तो कोई भी इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम का कंपाउंड विच कैन रिएक्ट विद एसिड, फॉर एग्जांपल यू कैन राइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड
or you can write aluminium carbonate Al2 CO3 3 टाइम, जो भी आप यूज करना चाहें। ये भी आपके पास ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल, तो ये दोनों आप यूज कर सकते हो। यू कैन राइट द नेम एज वेल। एग्जामिनर ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, वैसे भी हमें पता है सवाई पर ऑक्साइड के बाकियों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होती है। फार्मूले में एल जो हमारे पास है दैट इज +3, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछ रहा है। आपको पता ना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड इज इक्वल टू 0। क्या मतलब ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम विच इज +3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, अब गौर से देखिएगा आपके पास NO3 3 टाइम है, यानी आपके पास 3 नाइट्रोजन है, तो आपने 1 नाइट्रोजन कंसीडर नहीं करना, 3 नाइट्रोजन आपने से 3x लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन ये 3 मल्टीप्लाई विद दिस 3 टोटल 9 आ गया, तो यू आर राइटिंग 9 इंटू -2, ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड है, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे +3 + 3x -18 इज इक्वल टू 0, और आप अगर इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर विल बी +5। ये बच्चों वाली मैथ है, आई एम श्योर कि यू कैन डू दैट, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं यहां पे ये चीज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द होमोलोगस सीरीज। एग्जामिनर कहता है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। कैसे ट्रिकी था? एग्जामिनर ने मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन यहां पे बता दी थी। 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कीन आर गिवन। They are unreactive because they do not have the functional group. This is very very important thing as well. अब कभी ऐसा भी हो सकता है, एग्जामिनर कैन आस्क व्हाई अल्कीन आर नॉन रिएक्टिव, इसको मेमोराइज करना है, दे डोंट हैव द फंक्शनल ग्रुप। They show trend in the physical properties such as melting point, boiling point. They have the similar chemical properties. आपके पास जी कोई भी आपके पास होमोलोगस सीरीज होती है, उनकी आपको पता है ना कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है जी। अब एग्जामिनर कह रहे हैं डिस्क्राइब टू अदर, ये जो ऊपर उसने बताई है इनको रिपीट नहीं करना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या आपके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इन चीजों को रिपीट नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप वो ऑलरेडी बता चुका है, डज नॉट हैव द फंक्शनल ग्रुप आपके पास जी। तो अब आपको पता होना चाहिए कोई भी होमोलोगस सीरीज हो, चाहे अल्कोहल है, अल्कीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कीन है, दे हैव द सेम जनरल फार्मूला। अच्छा, बेस्ट क्या होगा मेरे बच्चों? You can write the general formula as well, CnH2n+2, because we are talking about alkene. This is for alkene, they are having same general formula. Next क्या होता है? जो successive member होता है, successive member से मुराद है 1 carbon, the next one will be the 2 carbon, the next one is the 3 carbon, the next one is the 4 carbon. That is known as successive member. Let's say अगर 10 carbon है, the next one will be the 11 carbon. Successive member differ by CH2 group. Successive member differ by CH2 group. आप ये भी कह सकते हो कि MR of successive member increased by 14 unit. नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टेट द ट्रेंड इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन एज द कार्बन लेंथ इज इंक्रीज। ऑब्वियसली जब लेंथ इंक्रीज हो रही है, मोर कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल हो रहे हैं, मोर स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब अगेन यहां पे वो कह रहे हैं नेम क्या करना है? Name one other physical property of alkene. This is very important thing. One other physical property that show a trend other than the melting point and boiling point. Describe the trend as the carbon bond length increase and name it. बहुत आसान सी चीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है।
फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पता है ना, विस्कोसिटी आपके पास होती है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी? यस, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। लिख लीजिएगा, क्या चीज? विस्कोसिटी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या होती है? इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रही है आपके पास? एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप। 14 यूनिट इनका MR है। स्टेट वाई अल्केन डिस्क्राइब एज सैचुरेटेड। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, जब भी हम इनकी बात करते हैं वी ऑलवेज फोकस ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है या ट्रिपल बॉन्ड भी बाय द वे हो सकता है, और सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ एक या दो, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं कंपाउंड के अंदर, दे ऑल मस्ट बी सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे आप स्पेसिफाई करोगे, लाजमी इस पॉइंट को लिखना है ऑल। ऐसा ना हो कि आप ऑल ना लिखें और हो सकता है कंपाउंड में 10 बॉन्ड हो, उसमें से 9 बॉन्ड जो हो वो सिंगल हो और एक बॉन्ड डबल आ जाए, अगेन दैट विल बिकम अल्कीन और इट विल बिकम अनसैचुरेटेड। सो ऑल इज कंपल्सरी, ऑल कार्बन कार्बन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक ही बॉन्ड हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, बॉन्ड्स आर, एक से मुराद है जैसे आपके पास इथेन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डन हो गया जी, ये था हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, टाइम कम है, आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। Propane has a structural formula. This formula is given when propane undergoes mono substitution. मोनो से मुराद होता है वन, सब्सटीट्यूशन से मुराद होता है आप सब्सटीट्यूट करें, रिप्लेस करें। यानी आपके पास प्रोपेन में C3H8 8 हाइड्रोजन एटम है, हम हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करें, दैट इज नोन एज मोनो सब्सटीट्यूशन, एक हाइड्रोजन को विद क्लोरीन। 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर फॉर्म। स्टेट वन कंडीशन। आपको पता है ना, जितने भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती हैं इनकी जो हमारे पास कंडीशन होती है दैट इज अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट, ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। ये पूछते हैं एग्जामिनर, समटाइम एग्जामिनर आस्क व्हाट इज द रोल ऑफ दिस। Give the structural formula and state the name of each organic compound. Structural formula of product 1. अब देखें आपके पास ना ये टर्मिनल कार्बन एटम है, यानी कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट एट द एंड्स। वैसे टर्मिनल की प्रॉपर डेफिनेशन होती है कार्बन एटम विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद वन अदर कार्बन एटम। ये सेंट्रल कार्बन है। अगर हम टर्मिनल वालों से जो CH3 वाले हैं वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। प्रॉपर IUPAC नेम लिखना है, प्रोपाइल क्लोराइड नहीं लिखना। 1 पोजीशन पे क्लोरीन है तो आप यहां पे लिखोगे 1 क्लोरो प्रोपेन। बिटवीन नेम एंड नंबर ऑलवेज यूज डैश। ये देखिए मैंने यहां पे डैश लगाया। अब अगर हम सेंट्रल कार्बन से जो CH2 वाला है यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, फिर क्या होगा हमारे पास? ये आपके पास आ गया CH3 CHCl CH3, इसे हम कहते हैं 2 क्लोरो प्रोपेन। Between name and number we are using dash.
नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी कि द टू प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर डिफाइन द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। प्रॉपर डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने। कंपाउंड्स हैविंग सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दोनों चीजें लिखेंगे तो स्कोर मिलेगा। कौन कौन सी चीजें? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन यू विल गेट द स्कोर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। चलें जी, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए एंड इंशाअल्लाह ताला यू विल लर्न अ लॉट। अभी आपने नहीं छोड़ना जब तक मैं कंप्लीट ना बताऊं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कंपाउंड ई आपके पास शोन इन 6.1 इज एन एस्टर। ये हमारे पास है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड all the atom which make the ester linkage. This is ester linkage. ये आपके पास आ गई ester linkage. Name the compound E. अच्छा, आपको ना एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं which is very very easy as well इंशाअल्लाह ताला। ये देखिएगा मैं यहां पे ना हाइड्रोजन लिख रहा हूं। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को लेट से यहां पे कर लेता हूं तो क्या ये एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा? यू कैन क्लियरली से दिस थिंग। ये अगर आप पूरा कंपाउंड देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये एसिड बन गया। क्या नाम है एसिड का? एसिड का नाम हमारे पास है ब्यूटानोइक एसिड। एसिड से जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ब्यूटानोएट आ गया। क्या आ गया? ब्यूटानोएट। सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन रिमूव करो सल्फेट। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन रिमूव करो नाइट्रेट। ब्यूटानोइक एसिड हाइड्रोजन रिमूव करो ब्यूटानोइट। और ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइल। वैसे बाय द वे एस्टर में इन रियलिटी इन एक्चुअली एसिड से OH जाता है, अल्कोहल से H जाता है, लेकिन ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये सिर्फ नेमिंग के लिए बता रहा हूं। तो आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है जो अल्कोहल का है, ये अल्कानोएट है, दिस इज अल्काइल, दिस वन इज अल्कानोएट। तो आप इस कंपाउंड को लिखोगे इथाइल। इथाइल मीन 2 कार्बन एटम वाला अल्कोहल, ब्यूटानोएट। गिव द इंपेरिकल फार्मूला। चलें इसका पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। टोटल 6 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन अगर आप काउंट करेंगे तो 12। ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो आपके पास कितने आ गए? 2। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में अगर आप देखें तो ये आपके पास आ जाता है C3, 2 हम डिवाइड करें H6 एंड O, दैट इज इंपेरिकल फार्मूला। Compound E is produced when 2 different compounds react with each other in the presence of catalyst. Name the 2 compound. अभी मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर भी बनाया। One of the compound is ethanol. अच्छा, सिर्फ अल्कोहल नहीं लिखना, अदरवाइज दैट विल बी रॉन्ग। द अदर वन इज नोन एज ब्यूटानोइक एसिड। प्रॉपरली कंप्लीट नेम या आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखना। सुटेबल कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, हम यहां पे कैटलिस्ट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। बाय द वे यू कैन राइट एसिड ओनली। अच्छा, आपको पता है ना कंसंट्रेटेड क्यों यूज करती हैं? ये रिएक्शन रिवर्सेबल होता है। ये आपके पास अल्कोहल जब रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इसे हम रब कर देते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सेबल है। आपके पास बनता है एस्टर प्लस वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, परसेंटेज यील्ड इंक्रीज होती है। यह भी दोबारा से सुनिएगा, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
डिटरमिन द नंबर ऑफ अनब्रांच्ड आपके पास एस्टर विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। अच्छा, आपने कोई परेशान नहीं होना, एस्टर कह रहा है विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं आपके सामने बनाता हूं। देखो एस्टर में ना सी डबल बॉन्ड ओ के बाद मिनिमम एक कार्बन एटम होना चाहिए। टोटल 5 कार्बन एटम है, हम 3 कार्बन एटम यहां पे बना लेते हैं। ये आप क्लियरली देख सकते हो, मिथाइल ब्यूटानोएट आपके पास आ गया, ये आपने यहां पे हाइड्रोजन बना लिया। अच्छा, हम एक के बजाय 2 कार्बन एटम यहां पे लिख लेते हैं। कितने जी? 2, यानी इथाइल ग्रुप। हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब आपके पास टोटल 5 कार्बन एटम है, तो यहां पे भी 2 कार्बन एटम बच गए, ये आपके पास आ गया इथाइल प्रोपानोएट। अब हम यूं भी कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ 3 कार्बन एटम कर लें, यानी प्रोपाइल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपाइल, अब टोटल 5 कार्बन एटम है, तो ये आपके पास आ गया ये चीज प्रोपाइल इथेनोएट। अब हम यूं कर सकते हैं, यहां पे 4 कार्बन एटम कर लें। इन स्ट्रक्चर्स को दोबारा लाजमी देखिएगा, ये आपके पास पेपर में क्या पता एग्जामिनर कल को ड्रॉ करने के लिए कहे, ये आपके पास आ गया ब्यूटाइल एंड दिस इज मिथेनोएट। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, ये हमारे पास 4 आ गया। नेक्स्ट एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कंबस्टन, तो आपको पता है कंबस्टन में रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है। आपके पास एग्जामिनर कह रहे हैं स्टेट सिंबल फॉर द इक्वेशन फॉर कंप्लीट कंबस्टन। कंप्लीट कंबस्टन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है आपके पास, वी आर राइटिंग C5H10O2 रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, आपके पास गैसियस, आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इसे बैलेंस करने के लिए यहां पे हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो ऑक्सीजन 6.5 मोल आ जाएंगे। वी ऑलवेज अवॉइड टू राइट इन द फ्रैक्शन। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आपके पास आ गए कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 20 है, तो 10 मोल वाटर के आ गया। रेस्ट अगर आप ऑक्सीजन चेक करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आपके पास आ गया। इस साइड पे आपके पास आ जाते हैं 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 प्लस 10, तो ये 13 आ जाएंगे। बैलेंस लाजमी करनी है और इस तरीके से आपने लाजमी लिखना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे कनेक्ट।